देखिए, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में केपी और केसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो हम केसी और केपी को समझ लें कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लीजिए ये रिएक्शन एक लिखा है हमारे पास। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केएफ, और रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी रिएक्टेंट है, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये सिंबल किसका है, इसको कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास कहते हैं। तो पेपर में कभी एक्टिव मास निकालने को आ जाए तो समझ लेना मोलरिटी निकालनी है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, ये दोनों। और मान लिया आपसे कोई कहे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कौन कौन है, सी और डी। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, आपको मालूम ही है। ऐसे ही जब आप इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट कौन है, ये रिवर्स के लिए ये लग जाएगा। तो ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जब दोनों तरफ का स्पीड या रेट क्या हो जाए, इक्वल। फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। तो जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे ये आ जाएगा, के एफ के नीचे के आर ले जाइए, इसी को बोलते हैं केसी। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी मतलब कंसंट्रेशन। तो केसी का फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इसके दो फार्मूले हो गए आज के बाद, एक तो हो गया के एफ अपॉन के आर और दूसरा हो गया के सी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। इससे निकलेगा 10 में से एक क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इससे निकलेंगे। तो आज के बाद के सी के दो फार्मूले हो गए, एक तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन रिवर्स का, और दूसरा हो गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो सी और डी क्या है, प्रोडक्ट, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, इसी के रेशो को हम केसी बोलते हैं। तो ये फार्मूला बेहद कीमती है, आपको बता दें। ये बहुत कम लगेगा लेकिन ये बहुत लगेगा। तो पहले समझ लो केसी कैसे निकाला जाता है ना, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
चलिए अब देखिए केसी को लिखते कैसे, जरा उसे समझ लें। 2-3 क्वेश्चनों से फिर क्वेश्चन करने में आनंद आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, अमोनिया डिसोसिएट हो रही है। अब आपसे किसी ने कहा इसका केसी लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या बताया था अभी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल्स हैं ये पावर में चले जाते हैं, इसको कहते हैं स्टाइकोमीट्री, रिएक्शन को लिखना। तो केसी किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकोमीट्री पे, रिएक्शन के लिखने के तरीके पे। जैसे मान लो यहां कोई रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे, अब किसी ने कहा जरा इस रिएक्शन का केसी डैश है, वो लिख के दिखाइए। तो केसी डैश कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम ही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो आगे मोल हैं वो कहां ले जाते हैं, पावर में, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब पेपर में पूछेगा बताओ ये 2 इक्वेशन दी, इन दोनों के केसी में क्या रिलेशन है। तो केसी में रिलेशन निकालना है तो इधर की चीज कटनी चाहिए। तो कैसे कटेगी सोचिए, इसको लिख लो यहां पर। भाई जब तक ये कटेगी नहीं तब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं आएगा। तो आप ढंग से देखिए, इन्हें डिवाइड कर दो। इसमें अमोनिया का स्क्वायर है, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर इसका रूट ले लूं, दोनों तरफ रूट ले लो, बताओ यही चीज आ गई नहीं आ गई, डिवाइड कर दो, कट गई। तो रिलेशन आ गया ये इक्वल टू ये। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, आपको बता दें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, केवल गैस को ही कंसीडर करते हैं, सॉलिड लिक्विड को नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लें अगर हम, कि ये ए से बी बन रहा है, इसका केसी 2 है। बी से सी बन रहा है, इसका केसी 3 है। सी से डी बन रहा है, इसका केसी 4 है। तो बताओ अगर सीधे ए से डी बन जाए तो केसी कितना होगा। तो आप ढंग से देखिए, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, मतलब आगरा से दिल्ली जाने के लिए आप पहले आगरे से मान लो भरतपुर चले गए, भरतपुर से चंदौसी चले गए, चंदौसी से दिल्ली चले गए, तो आपके ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब कोई बोले प्लेन से सीधे जाऊंगा, आगरा से सीधे दिल्ली, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रटना नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। आप तीनों का मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या केसी होगा, बोलो बी अपॉन ए। इसका केसी क्या होगा, सी अपॉन बी। इसका डी अपॉन सी। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ वही डी अपॉन ए आ गया, नहीं आ गया इसका केसी। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में हो रहा है ना, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है केसी का, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के बराबर होता है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा इस वाले के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन लिखा है, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, इसकी कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, यूनिटी 1। तो आपसे कोई कहे इसका केसी निकालो, तो केसी कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। लेकिन इन दोनों को तो लूंगा ही नहीं, तो केवल ये लिया जाएगा।
ये आंसर हो गया इसका। अब ध्यान रखिए केसी की यूनिट जो होती है, सी मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट ये होती है। अब एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम, केपी। पी मतलब प्रेशर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की ये। और एक टर्म आगे चल के पढ़ेंगे हम, पढ़ाएंगे आपको के एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं, फ्रैक्शन तो रेशो है ना। और केपी केसी में रिलेशन क्या है, ये आपको हमने प्रूव करके दिखाई दिया है पिछले लेक्चर में। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ली केपी में और के एक्स में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है। ये केवल कंपटीशन में आता है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड प्लस कंपटीशन, ये ओनली कंपटीशन है ना। केसी क्या होता है कोई पूछे तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी बोले तो पार्शियल प्रेशर। और के एक्स क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। अब सवाल ये आता है कि ये डेल एन कैसे निकालेंगे, तो डेल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस, ध्यान दो इस पे, केवल गैसियस, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये होता है डेल एन। जैसे मान लो यही रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका किसी ने कहा डेल एन निकालो, तो ये लिखा है गैसियस, गैसियस तो आपको सॉलिड तो लेना ही नहीं। प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस, मतलब 1 में से क्या माइनस करूंगा 0, तो डेल एन 1 आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि ये आपने अमोनिया को डिसोसिएट कर दिया है, ऑल आर गैसेस, तो इसका डेल एन क्या होगा बताइए, तो ऑल आर गैसेस, तो प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस 4, और रिएक्टेंट के 2, तो डेल एन 2 आ गया, यहां रख दो 2, यूनिट आ जाएगी। तो डेल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दीजिएगा। ऐसा ही एक सवाल पेपर में आया कंपटीशन में, वो ये था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, बैलेंस कर लेंगे, ये लिखा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपसे कह रहा है इसका केसी निकाल के दिखाओ, तो केसी क्या होता है बताइए, सॉलिड को लेते नहीं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का तो लेंगे नहीं, इसे 1 मान लेते हैं सॉलिड को, रिएक्टेंट में कौन लेंगे ऑक्सीजन, और जो आगे मोल लिखे हैं वो पावर में चले जाती हैं। तो ये इसको केसी को लिखने की स्टाइल है। और कोई पूछे इसकी यूनिट बताओ केसी की, तो आप कहेंगे मोल पर लीटर की पावर डेल एन, बताओ डेल एन कितना है, तो डेल एन होता है प्रोडक्ट के गैसियस, गैसियस तो है ही नहीं है ना, इसमें से रिएक्टेंट के घटा दो, तो कितने आ जाएंगे 0 माइनस 5, सॉलिड तो लेना ही नहीं 0 है, तो आपके पास ये हो जाएगा। हो रहा है क्लियर? चलिए तो आपको समझाएं, अभी तक हमने आपको बताया कि साहब केसी कैसे लिखा जाता है, अब हम आपको सिखा रहे हैं केपी कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन लिखा है, किसी ने आपसे कहा केपी लिख के दिखाओ, तो वही तरीका है जो केसी लिखने का तरीका है, बस फर्क ये सी मतलब कंसंट्रेशन और पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो केपी तो क्या से लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, जो आगे मोल है पावर में चले जाएंगे, ओवर रिएक्टेंट का,
तो पहले आप स्टेप ये लिखना सीखिएगा अगर क्वेश्चन सही करना है। केसी में आता था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का, तो उसमें कंसंट्रेशन का सिंबल ये आता था, और पी में आ जाता है पार्शियल प्रेशर। पी वाले में पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको एक सवाल के जरिए समझा देता हूं। देखो ये कंटेनर है, इसमें दो गैसेस हैं, मान लो ए और बी। इसके मोल ये हैं, इसके मोल ये हैं, और दोनों मिला के टोटल प्रेशर लगा रहे हैं पी। तो बताओ इसने कितना प्रेशर लगाया, वो कहलाएगा इसका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सवाल में लगा के दिखा रहा हूं, देखिएगा। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो सवाल की शुरुआत कैसे करती हैं, कुछ भी नहीं दिया हो तो इसके मोल शुरू में मान लो 1 है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बिगिनिंग में ये क्या लेंगे 0 0, ये है बिगिनिंग। आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये क्या होगा, खत्म होता जाएगा, माइनस लगा दो, ये बनता जाएगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब जो आगे इसके मोल हों उसका x में मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आगे मोल हो उसका x में मल्टीप्लाई कर दो, जो मोल हो उसका x में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 क्या माना था शुरू में, मोल, तो ये भी क्या आ गए, मोल। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो कंटेनर का जो है, तो मोल पर वॉल्यूम, तो ये आ गई सब कंसंट्रेशन तीनों की इक्विलिब्रियम। अब इसमें लगा दो, खत्म क्वेश्चन। तो केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आंसर आ गया। इसमें x दे देगा। देखो एक बात समझ लेना, जहां गड़बड़ होती है, जो 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो इस क्वेश्चन में कोई आपसे कहे कि अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रहा है, तो बताओ इनिशियली क्या था 1, उसका 25% निकाल लो। ये किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। मतलब 1 में से जो माइनस करा गया है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब वो कह रहा है अमोनिया 25% डिसोसिएट हो रही है, तो शुरू में 1 थी, उसमें से 25% खत्म हो रही है, तो 1 का 25% निकाल लो, ये खत्म हो रही है, मतलब 2x। इससे x निकल आए, है ना। इसको यहां रख देना, वॉल्यूम गिवन होगा, केसी निकल आएगा। तो ये ध्यान रख लो, जो 1 में से माइनस हो रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक बार जेई में क्या करा था हमने, तो 1 मोल मान लिया, नहीं दिया होता है तो वहां 3 मोल दे दिए थे शुरू में इसके। तो बताओ अगला स्टेप ये हो जाएगा। तो अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, पेपर में कहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो क्या निकालोगे, तो आप कहोगे 3 में से तो माइनस हो रहा है 2x, तो 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x मत निकाल के आ जाना आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो 1 में से माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो 3 में से तो 2x डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 में से कितना होगा, 2x/3। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो रहा है क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको केपी निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए ये लिख लिया आपने, अगला स्टेप क्या होगा बोलिए, ये होगा इक्विलिब्रियम। तो अगर केपी निकालना हो तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए केपी कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, ये लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर निकालने का ये फार्मूला है।
तो आप कहोगे नाइट्रोजन के मोल रख दो ऊपर, नीचे टोटल मोल जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लो, 2x 2x से कट जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है। ऐसे ही बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या रखोगे, बताओ इस फार्मूले से। जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो, ए का निकालना है तो ए के मोल ऊपर रखने हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, है ना? तो आप बताएं। अच्छा, इसमें वैल्यू पहले समझ लें, ये क्या थी, 3 लिखा था ना आगे, 3x, ये x है, ठीक है। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। यहां सही कर दूं, टोटल के मोल क्या होंगे, 4x में ये ऐड कर दो, इनटू टोटल प्रेशर P मान लिया है, उसका क्यूब। अब बताओ नीचे लिखना है अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अमोनिया के मोल अपॉन टोटल मोल ऐड कर लो इनटू P। अब पेपर में टोटल प्रेशर दे देगा, और 2x क्या है इसमें, 1 में से जो माइनस हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दे देगा, रख देना, Kp निकल आएगा, है ना? तो ये तो मैंने आपको सिंपल वाला फंडा बता दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, देखिए, लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये Ab2 है, ये डिसोसिएट होकर बना रहा है, ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है। कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर जो P0 है इनिशियल, वो दिया हुआ है 600 मिलीमीटर। तो इनिशियली प्रेशर दिया है इतना, प्रेशर दिया है तो प्रेशर लिखना चालू कर दो, मोल दिया है तो 1 लिख लो, या दिया हो तो लिख लो मोल। और ये क्या लेंगे, शुरू में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 0 0, बस ये लिखना सीख लो, स्टाइकोमीट्री। अगला स्टेप बताओ कैसे लिखती हैं, धीरे धीरे रिएक्शन चल पड़ा तो ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ये बनता जाएगा इक्विलिब्रियम। अब बताओ इसके आगे क्या लिखा है, 1, तो ये इनिशियल प्रेशर दिया था तो आप यहां प्रेशर लिख लो। अगर मोल दिया रहता तो x लिख लेते, मोल लिख लेते, प्रेशर में से प्रेशर ही तो माइनस करोगे और ये बढ़ता जाएगा। इसके आगे क्या लिखा है, 1, P में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यही क्वेश्चन अगर होता, मान लो Kc निकालना होता, ऐसे मान लो, मोल नहीं दिए, 1 लिख लिया, 0 0, तो अगले स्टेप में ये माइनस होता जाता, ये प्लस, तो मल्टीप्लाई x का कर देते। तो Kc निकालते समय तो ये स्टाइल होती है, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, Kc निकाल लो, प्रोडक्ट का ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये तो Kc निकालने की स्टाइल है। अगर शुरू में प्रेशर दे दे, ध्यान रखना, तो ये वाला स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो सीधे रख दो, Kp बोलो, कैसे रखते हैं बोलो, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, ये लिखना सीखो पहले, ओवर रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब इनकी वैल्यू रख दो, बताओ ये पार्शियल प्रेशर कितना है इसका, P, B का कितना है P, और इसका कितना है, ये रख दिया। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर दिया है तो ये वाली स्टेज को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, सीधे उठा के रख दो। अब उसने एक कंडीशन दे दी है, कह रहा है जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, टोटल जोड़ लो इसे, टोटल प्रेशर ये गिवन है 800, ये कंडीशन दे रहा है। तो बताइए यहां से P आ गया 200, इसे यहां पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। कंडीशन कुछ ना कुछ जरूर देगा P के लिए, बस Kp आ गया। और यूनिट जरूर लिख के आ जाना, एटमॉस्फेयर की पावर डेल n, तो डेल n कितना होगा 2 - 1, ये Kp आ गया।
हो गया क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, है ना। देखिए आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के केपी, केसी, केएक्स इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड प्लस कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे केसी के, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन कहते हैं। लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, ये केसी की फुल फॉर्म है। आपको बताया गया था केसी कैसे निकालती है। जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए ये लिखा है ऑल आर गैसेस, ये भी गैस है। तो इसका केसी कैसे लिखते थे याद करिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। सॉलिड होता तो उसे कंसीडर नहीं करते। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, ये प्रूव करा था हमने केसी, ध्यान होगा आपको, है ना। अब मान लो स्टाइकोमीट्री लिख रहे हैं, शुरू में इसके मोल गिवन नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0 0, ये है बिगिनिंग। आफ्टर सम टाइम ये चीज धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, माइनस लगा दो, ये चीज बनती जाएगी जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, है ना। अब ये देखो, आगे जो मोल हो उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जो मोल इसके आगे लिखे हैं उसका एक्स में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पर मोल आ गए, पर आपको क्या रखनी है यहां, कंसंट्रेशन। तो आप इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो मोल पर वॉल्यूम क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपने इसकी वैल्यू रख दी। जो आगे मोल होते हैं कहां जाते हैं, पावर में, स्टाइकोमीट्री में बताया था आपको। तो ये केसी लिखने का तरीका है। इसमें से 1 में से जो चीज माइनस हो रही है, 1 में से, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां 2x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये ध्यान रख लेना, यही गड़बड़ होती है बस, है ना। अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, पहले केसी के ऊपर मेहनत करेंगे हम एक एक करके। तो क्वेश्चन पहला ये कह रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI at 448 डिग्री सेंटीग्रेड इज 22%। ये मुझे HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI, ये बताना है आपको एट इक्विलिब्रियम। और द इनिशियल मोल ऑफ HI इज 2.4। मतलब अगर HI के मोल नहीं गिवन होते हैं तो इनिशियली 1 मान लेते हैं, दिए हैं तो कोई बात नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए।
ये कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप HI को तोड़ दो, डिसोसिएशन मतलब तोड़ दो। तो पहला नंबर 1 स्टेप है, इक्वेशन लिखें। अगर इसके मोल इनिशियली नहीं दिए तो 1 मान लेते हैं, पर यहां तो दिए, तो इनिशियली इनको क्या लेंगे, 0 0। ये स्टाइकोमेट्री लिखना सीख लो बस। अगले स्टेप में ये धीरे धीरे माइनस हो जाएगा, कम होता जाएगा। रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये धीरे धीरे कम, माइनस लगा दो, ये बनता जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब बताइए इसके आगे क्या लिखा है, 2x में मल्टीप्लाई, इसके आगे 1x में मल्टीप्लाई, और फिर इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मोल थे ना, तो मोल पर वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन आ गई एट इक्विलिब्रियम, ये आ गई। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है पेपर में कि ये जो है ये 22% टूट रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब खत्म हो रहा है। तो आप ये बताइए इनिशियली कितना था, 2.4, इसका 22% निकाल लो। इनिशियली जो था इसमें से इतना जो है ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और वैसे लीगली 2.4 में से कितना खत्म हो रहा है, 2x। दोनों को इक्वेट कर दो भाई, देखो इसमें से खत्म हो रहा है 2x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वैसे वो कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो जो भी इनिशियल अमाउंट है उसका 22% खत्म हो रहा है, डिके हो रहा है, तो इसका 22% इक्वेट कर दो, इससे x निकल आएगा आपके पास, है ना। कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, इसको काट दीजिए, 100 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, तो ये आपके पास x निकल आया है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के मोल बताओ। वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो मोल बताने हैं, इसे हटा भी दो चाहो तो। ये लो बताओ इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल हैं, इतने, इसके कितने x, इसके x, तो x तो निकल आया। तो H2 और I2 जो कितने x हैं वो ये आ गया आंसर, है ना, ये इतना आ गया, यही हो गया I2। और HI कितना इक्विलिब्रियम पे, 2.4 माइनस 2x, x में निकाल चुका हूं, तो ये वैल्यू सॉल्व करके HI की आ गई। हो रहा क्लियर, फिर समझ लो। पहले सबसे पहले लिखी जाती है इक्वेशन, इनिशियल मोल इसके दिए हैं, नहीं दिए जाते तो हम 1 मान लेते, तो इसके मोल दिए हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये 0 0। आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा। तो इसके आगे जो लिखा रहता है उसका x में मल्टीप्लाई करते जाया करो। ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर मोल मालूम पड़ गए, यही मुझे निकालनी है। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, ये निकालनी है। तो मेरे को उसने कंडीशन दे दी कि HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब HI इतने % टूट रहा है रिएक्शन के दौरान, पर लीगली कितना टूट रहा है, 2x। तो 2x टूट रहा है, पर वो कह रहा नहीं, 2.4 का 22% टूट रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, x निकाल लो। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आ मिक्सचर कंसिस्टिंग 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and 1 mole of ethanol ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं,
तो आपको निकालना है कैलकुलेट द मोल ऑफ इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम, और केसी मुझे दिया हुआ है 4। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन। तो ये एसिटिक एसिड है, ये इथेनॉल है। आप सब जानते हैं एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, क्या बचा? ईस्टर, इथाइल एसीटेट, ये बन गया। अगर सब एक ही फेज में हो, लिक्विड 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 लिक्विड, तो लिक्विड को कंसीडर करती हैं। अगर मान लो ये 3 गैस होती और ये लिक्विड होता तो इसको कंसीडर नहीं करती। अगर सभी एक फेज में लिक्विड 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 तो सबको कंसीडर करेंगे। तो बताइए, इनिशियली इसके मोल दिए 3, इसके मोल दिया है 1, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 0। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बताइए? इधर धीरे धीरे रिएक्शन चलेगा तो ये खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो बताइए इसके आगे क्या लिखा है? 1x में मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे 1x में मल्टीप्लाई, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1। ठीक है, अब केसी गिवन है तो केसी के लिए इनकी क्या चाहिए होगी? कंसंट्रेशन। तो आप इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोल पर वॉल्यूम। अब आप बताओ, केसी गिवन है तो केसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब V तो कट जाएगा, केसी गिवन है 4, तो इसमें अननोन क्या है? x निकाल लीजिए। x ही तो निकालना है कि मोल ऑफ ईस्टर कितने हैं? मोल्स ऑफ ईस्टर x, तो आपको x निकालना है इसके अंदर, है ना। तो सॉल्व करके देख लो, इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो बहुत आसान है, केसी गिवन है तो केसी कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू रख दो बस इसकी। आ रहा है समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी पढ़ो उस पे मास्टरी करो, है ना। गुरु नानक जी की बात ध्यान रख लो कि थोड़ा खाइए ते ज्यादा परहेज रखिए ते आदमी काहे नो बीमार होवे। तो जो आदमी कम खाता है और पचाता ज्यादा है वो कभी बीमार नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे एक टॉपिक पकड़ लिया, उसके ऊपर इतने क्वेश्चन करो कि कोई भी वैरायटी रह ना जाए, तो समस्या नहीं आएगी आपके सामने। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है इस रिएक्शन का जो केसी है ये दिया हुआ है 50। कह रहा है 1 मोल ऑफ A2, इसका दिया है 1 मोल और इसका दिया हुआ है 2 मोल। ये क्या होगा? इनिशियली 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे आप? धीरे धीरे ये डिके होगा और ये बनता जाएगा। क्या लिखा है आगे? जो आगे लिखा हो x में मल्टीप्लाई करते जाओ। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब वो आपसे कह रहा है ये 1 लीटर के अंदर है, ये 2 लीटर फ्लास्क के अंदर है। तो बताओ टोटल मोल्स नीचे रख दो, 3 मोल हो गए, लीटर सॉरी। ये 1 लीटर में डिसॉल्व है, ये 2 लीटर में डिसॉल्व है। तो यहां लिख लो टोटल वॉल्यूम हो गया 3 लीटर।
अब मुझे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए बी विल बी फॉर्म्ड, और केसी दिया है 50। कह रहा है ये बताओ इसके कितने मोल, मोल मतलब 2x, ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, बताओ केसी कैसे लिखते हैं बताइए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो आगे मोल होते हैं वो पावर में चले जाती हैं। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपने इसकी वैल्यू रख दी। अब आप बताइए केसी गिवन है, यस। वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम, यस। तो अननोन क्या है, एक्स। एक्स निकाल लो इसमें से, सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिएगा आप। आपको निकालना क्या है, मोल्स ऑफ ए बी मतलब 2x। तो आंसर आपका जो है वो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो केसी दिया है तो केसी लिखना आना चाहिए बस। लिख लिया, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारी वैरायटी आपको दिखा रहे हैं जिससे परेशानी ना हो। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि ये एक रिएक्शन है, ऑल आर गैसेस। कह रहा है इनिशियल मोल ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। वो कह रहा है जो इनिशियल मोल बी के हैं वो इसका 1.5 टाइम्स है। तो मान लो ये ए है, तो बी के मोल इनिशियली इसका 1.5 टाइम्स है। ये कंडीशन दी हुई है ना, कंडीशन क्या दी हुई है कि बी के मोल 1.5 टाइम्स हैं इनिशियली। इनिशियली लिख देता हूं, ऐसे कंडीशन दी हुई है। तो मैंने मान लिया इसके मोल ए, तो इसका 1.5 टाइम्स बी हो गया। ये गिवन नहीं है, 0 0 मान लो, T इक्वल टू 0। समझ में आती है ये लाइन। कह रहा है इसमें कंडीशन दी है कि जब इक्विलिब्रियम आया, तो बताओ इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और ये बनता जाएगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेज। इसके आगे क्या लिखा है, 1x में मल्टीप्लाई कर दो। इसके आगे क्या है, 2, इसके आगे 2 और इसके आगे 1। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन दे दी कि ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन के बराबर है इक्विलिब्रियम पे। बताओ ए की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे और बी की कितनी है इक्विलिब्रियम पे। ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, ये कंडीशन गिवन है। तो बताइए यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, है ना। क्या करेंगे, a को उधर ले जाओ और x को इधर ले आओ। तो बताइए x इक्वल टू कितना आ गया, ये चला गया 0.5 a या a/2 आ गया। ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो मुझसे कह रहा है कि केसी निकाल के दिखा दो कितना हो, है ना। तो बताओ केसी कैसे निकालते हैं, जरा बताना इस रिएक्शन का। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये क्या थे, ये तो मोल थे, इनको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो कैसे लिखते हैं केसी, जरा बताएं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की जगह a/2। तो बताओ c की वैल्यू क्या है, 2x/b।
डी कितना है इक्विलिब्रियम पे, एक्स अपॉन वी। ए कितना है और बी कितना है। ये चारों वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इस वाली इक्वेशन, है ना। और अभी अभी कंडीशन हमने क्या निकाली थी सॉल्व करके, ये तो जैसे ही आप x की जगह a/2 पुट करेंगे, वॉल्यूम देखो सब कट जाएंगे, है ना। x की जगह a/2 पुट कर दो इस पूरे में, तो सॉल्व करने पर KC4 आ जाएगा। तो आजकल बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए देखो एक टॉपिक को पकड़ लो, उसकी सारी वैरायटियां सॉल्व करो, तब मास्टरी होती है। आपको बता दें, एक क्वेश्चन और लीजिए, अभी रिसेंटली आया है जेई 2020 में, ये क्वेश्चन लें। कह रहा ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 मोल इसका दिया है और इसका दिया है 1.5 मोल और इसका दिया है 0.5 मोल इनिशियली, T = 0, ये भी दिया हुआ है। तो आपसे ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर Z के मोल 1 दिए हुए हैं। तो बताओ पहले, ये तो इनिशियल है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ये धीरे धीरे माइनस होता जाएगा और ये जो भी लिखा है इसमें प्लस होता जाएगा। अब आगे जो लिखा है x में मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके आगे 2 है, ये इक्विलिब्रियम। तो वो कंडीशन दे रहा है कि हमको टोटल वेसल जो दिया है V 1 लीटर दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई। अब गिवन क्या है वो सुनो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देगा जिससे x निकल आए। तो वो कह रहा है हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम पर जो Z था उसकी कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 1 मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पर ये 1 मोल पर लीटर दी हुई है, तो आप इसकी जगह पर 1 लीटर लिख दो। और वॉल्यूम कितना गिवन है, ये भी 1। तो यहां से x बताइए कितना आ गया। बताइए कितना आ गया x, निकाल लीजिएगा, है ना। 0.5 उधर ले जाइए, 0.5 मतलब 1/2, ये हो गया 1/4। x निकल आया, x निकल आया। अब आपसे कह रहा भाई साहब आप मुझको KC निकाल के दिखा दो कितना होगा। तो KC तो आप निकाल ही लेते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आगे 2 लिखा है, पावर में चला गया, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आपको वॉल्यूम तो गिवन है 1 लीटर, x आपने निकाल लिया 1/4, यहां पुट कर दो KC आ जाएगा। आ रहा है समझ में बेटे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसके, आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
ये भी जेई 2020 में आया है कि ये कंटेनर है, इसमें दो चीज हैं, ए और बी। बी को रिप्रेजेंट किया गया है सर्किल से, ए को स्क्वायर से। तो इस कंटेनर के अंदर स्क्वायर जो है वो 6 है, मतलब ए की वैल्यू 6 है, और स्क्वायर जो है बी ये 12 है, मतलब इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 6 है ना। और रिएक्शन जो मुझको दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका केसी निकालो। तो इक्विलिब्रियम पे ये स्टेब्लिश किया हुआ है इन्होंने। तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। ये बी किससे रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर, ये कितने हैं 12। ए क्या है, ये स्क्वायर, ये तो स्फेरिकल थे है ना, या सर्किल थे, कुछ भी ले लो। तो इन दोनों की वैल्यू रख दो, ये 12 है ये 6 है, तो आपका आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया जेई मेन में। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं केसी पर बेस्ड। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये HI। इन्होंने इस बार इसके मोल नहीं दिए। मोल की बजाय इन्होंने क्या करा है, ये कह रहा है इसके दिए हुए 25 ml इनिशियली, इसके दिए 18 ml, और आपसे कह रहा है इनिशियली ये नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 0 मान लो। मतलब कहने का ये है कि अभी तक आप क्वेश्चन मोल से कर रहे थे। आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस होती है। यहां से मालूम पड़ रहा है V जो होता है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको मोल नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल के। तो आप इसको मोल मान के भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब इसको दिमाग में ये याद रखो, ये मोल दिए हैं क्योंकि मोल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगले स्टेप में बताओ स्टाइकोमीट्री कैसे लिखेंगे आप। इधर चीज माइनस होती जाएगी, इधर प्लस होती जाएगी। अब इसके आगे क्या लिखा है, 1 है ना, इसके आगे क्या लिखा है 1, एक्स में मल्टीप्लाई, इसके आगे भी 1 है, एक्स में, इसके आगे 2। ये है इक्विलिब्रियम। अब ध्यान रखना ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो जाएगा। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे, ये स्टेप क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI के मोल कितने हैं, 2x वॉल्यूम, वो हमको ये गिवन है। x निकालने के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूर देगा आपको। तो हमको इक्विलिब्रियम पर HI के वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, दोनों को इक्वेट कर दो, x निकाल लो, आ गया जी। तो अब मुझसे कह रहा है, ये निकाल लिया हमने, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से ध्यान रख लेना आप। तो आपने तो यहां से जो चीज निकाली है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, HI बन रहा है यहां पर वो कह रहा नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब HI टूटेगा तो कितना टूटेगा। तो आइए समझें इसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप क्या करना, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका केसी निकाल लेना। बताओ केसी कितना हो जाएगा। ये आप इसका केसी निकाल लेना, यहां से लिख लो। लिख लिए।
तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप x की जगह क्या रख देंगे 15.4, तो आप इसकी जगह ये रख दीजिएगा। तो यहां पर जैसे ही x आप ये रखेंगे, ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ध्यान रखना, व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये कितना टूट रहा है। तो मतलब आपको ये इक्वेशन लिखनी है, डिसोसिएशन टूट रहा कितना है ये निकालना है। और पहले ये क्या हो रहा था, एसोसिएट बन रहा था, अब पूछ रहा है टूट कितना रहा है। तो आप ये बताओ, इस रिएक्शन का केसी और इसका केसी उल्टा होगा नहीं होगा? इसका केसी कैसे लिखोगे, इसका स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये। इसका कैसे लिखोगे, ये इंटू ये अपॉन इसका स्क्वायर। तो इसका जो केसी आपने ये निकाला है, तो आपको एक तरीके से इसका भी केसी मालूम पड़ गया, नहीं पड़ गया? कितना हो जाएगा इसका केसी बताइए, 1 अपॉन ये। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का केसी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मुझे मालूम है, मैंने निकाल लिया यहां से। तो इसका केसी क्या होगा, इसका उल्टा। तो मैंने लिख लिया इसका केसी इसका उल्टा होगा, बस। अब आप सॉल्व कर लो, ये निकालना है। कैसे करते हैं, इनिशियली 1 मोल ले लिया, नहीं गिवन है, 0 0। आफ्टर सम टाइम, अब तो इस पे मास्टरी हो गई है आपकी। ये क्या लिखा है 2, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1, ये लिख लिया। वॉल्यूम क्या है, मान लो V है, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम। अब आपको इसका केसी मालूम है, सॉल्व कर लो, x निकल आएगा। बताओ केसी कितना होगा? तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वॉल्यूम V स्क्वायर कट गया। सोचिए, केसी आपने निकाल ही लिया, यहां रख दो। अब आप सोचिए इसमें अननोन क्या है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल आएगा, x। सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल आएगा यहां से, x। ठीक है, तो x निकाल लो यहां से, लगभग ये आ जाएगा। पर आपको मैंने शुरू में भी एक चीज बताई थी कि जो 1 में से माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x नहीं है, 1 में से जो माइनस हो रहा कितना, 2x। तो आपको आंसर 2x निकालना है, ना कि x निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का जो है वो 2x है, जो 1 में से माइनस हो रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा 2x। तो आप लिख लो, आपका आंसर लगभग ये आ जाएगा। फिर समझ लो एक बार, मुझको डिग्री ऑफ एसोसिएशन HI बन रहा है, लेकिन पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI कितना टूटेगा। तो इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एकदम उल्टी है। तो पहले मुझे इनका वॉल्यूम दिया था, तो वॉल्यूम को मैं मोल भी मान सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है हमने, है ना। तो मोल की जगह वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इसको दिमाग में मोल मान लिया है। तो ऐसे ही लिखेंगे स्टाइकोमीट्री। इक्विलिब्रियम पर मुझे दिया है जो HI है 2x, उसकी वैल्यू 30.8 है। दोनों को इक्वेट कर दो, x आ गया। x आ गया तो इस रिएक्शन का केसी निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा। इसका फायदा क्या है, मुझे निकालना है कि HI कितना टूटेगा। तो अब मैंने इसे तोड़ दिया। तो भाई इस रिएक्शन का जो केसी लिखूंगा और इसका जो केसी मैंने निकाला है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं। तो इसका केसी जो मालूम है, इसका केसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है ये, लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ये केसी पर बेस्ड थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, केसी। अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन केपी और केसी दोनों पे बेस्ड बताएंगे, है ना। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, एक एक क्वेश्चन को टिका टिका के स्टिल कर करके सॉल्व करिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केसी का। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकोमीट्री। स्टाइकोमीट्री का मतलब होता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसी रिएक्शन को लिखने का तरीका। और केपी केसी में जो रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ करा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों देखेंगे। तो पहले तो 2 4 5 क्वेश्चन मैं अपने पास से बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये अमोनिया है, इसको डिसोसिएट कर दिया गया। तो पहले कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन देखेंगे। इसका केसी दे रखा है मान लो 4। तो आपसे कहेगा पेपर में कि बताइए अगर रिएक्शन ऐसे लिखा होता तो बताइए इसका केसी कितना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये सब गैस होनी चाहिए। अगर कोई सॉलिड है तो उसको कंसीडर नहीं करते, है ना, बता दूंगा अभी। तो पहले दोनों का केसी लिख लो। तो बताइए KC1 कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। अब इस रिएक्शन का केसी कैसे लिखेंगे बताइए? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, है ना, जो आगे मोल हैं वो कहां चले जाएंगे? पावर में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। ऐसे लिखने को क्या कहते हैं? ऐसा लिखने को क्या कहते हैं? स्टाइकोमीट्री। तो केसी है, केपी आप पढ़ोगे, ये सब स्टाइकोमीट्री पे डिपेंड करती हैं। स्टाइकोमीट्री लिखने का तरीका बदल जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है क्या है। तो ये रिलेशन तभी तो आएगा अगर डिवाइड करने पर ये दोनों कट जाएं, तभी तो ये रिलेशन आएगा। तो आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन देखिए नेकेड आई से। इसमें अमोनिया नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसमें ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, ये देखो, तो बताओ ये भी ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अमोनिया। दूसरा, अमोनिया ऊपर आ गया, ये ऐसी चाहिए, लेकिन इसमें अमोनिया पर स्क्वायर है, इस पर नहीं है। तो अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्या करूंगा? दोनों तरफ रूट ले लूंगा। तो जैसे ही दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो ये हट जाएगा। दोनों तरफ रूट ले लिए। अब बताओ ये और ये सेम है कि नहीं है? इसको रिवर्स करा था तो ये ऊपर आ गया था, इनको डिवाइड कर दो, कट गया। तो आपका आंसर ये आ गया बस। इसकी वैल्यू 4 दी है, यहां रख दो, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। लिख लिए? देखिए, वो मैग्नीफाई ज्यादा हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है A गिव्स B + C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 गिवन है, और B + C इससे बन गया है P, इसका KC2 है। तो कह रहा है अगर आपको A से P बनाना हो तो इसका K बताओ कितना होगा। ये दोनों गिवन है। ये सवाल जेई में
2020 में पूछा गया है। इन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, कह रहा है इसका के निकाल के दिखाओ। तो आप सोचिए, वैसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये कट जाएगा, आ गया ए गिव्स पी। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको करना क्या है, पहले इन्हें लिखना सीखो। बताओ केसी कैसे लिखोगे इसका? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। इसका केसी कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। और ये जो तुम्हें निकालना है कि इसे कैसे लिखोगे? सबका के लिख के बैठ जाओ। ये आपको कैलकुलेट करना है, पी ओवर ए। तो बताओ इन दोनों का क्या करूं जिससे कट के पी ओवर ए आ जाए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे लिख दे रहा हूं इनकी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू ये। बताइए ये कट गए, क्या आ गया कट के? पी ओवर ए। यही तो लाना था। तो के की वैल्यू आ गई, दोनों का क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई। बस ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? वैसे भी इसका एक फंडा और बता देता हूं, करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप आगरा से मथुरा गए, K1 गिवन है। मथुरा से फरीदाबाद गए, K2 है। फरीदाबाद से दिल्ली गए, ये सब गिवन है। लेकिन वो आपसे कह रहा है अगर मैं आगरा से दिल्ली चला जाता डायरेक्ट प्लेन से, तो बताओ के कितना होता? मतलब आगरा से दिल्ली पहुंचने में 3 स्टेप लगे, लेकिन अगर सीधे प्लेन से चला जाता तो के बताओ? तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दिया करो। द प्रोडक्ट ऑफ केसी ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज इक्वल टू द केसी ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आपको आगरा से यहां जाना है पाकिस्तान, मान लो आगरा से यहां जाना है, ये देखो एक स्टेप में। पर आप ऐसे नहीं गए, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, पर इसकी बजाय आपको डायरेक्ट जाना है। तो इसका जो के होगा इनका मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं इसे। मान लो पेपर में ये लिखा है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और बन गया इससे P4O10, ये भी सॉलिड है। अब आपसे किसी ने कहा भाई इस रिएक्शन का केसी निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने बताया था सॉलिड को क्या कंसीडर करती है? यूनिटी 1 मानती है। तो आप कहोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 लोगे, और रिएक्टेंट की ये इंटू ये, तो इसको तो 1 लेना है। ये गैस है, जो आगे मोल है, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये क्या है? सॉलिड है। इसका रिएक्शन करा दिया इस पर, ये गैस है, तो इससे ये बन गया है, ये सॉलिड प्लस अमोनिया गैस। बैलेंस कर लो आप, ये बन गया। अब आपसे कह रहा है इस रिएक्शन का केसी लिखिए। कैसे लिखेंगे बताएं?
ये IIT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनको तो लूंगा नहीं मैं। प्रोडक्ट क्या है, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो गैस को लूंगा। और रिएक्टेंट कौन है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं केपी केसी में रिलेशन निकालना चाहता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं डेल एन क्या होता है। डेल एन होता है प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दो, सॉलिड को नहीं लेंगे। तो बताओ, प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दिए, ये आ गया। तो डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डेल एन आ गया। अब वो पूछ रहा था केपी केसी में रिलेशन बताओ, इसी प्रकार से ये आंसर आ गया। तो ऐसे कर लो, केसी भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है पेपर में। चलिए, एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, सारी वैरायटी, तब समझ में आएगा हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये सल्फर है, सॉलिड है, इसका ऑक्सीजन पे रिएक्शन करा दिया, बन गया SO2 गैस। इसका केसी दे रहे हैं ये 10⁻52, और अगर 2s ले लिया और इसका रिएक्शन 3O2 पे करवा दिया, बन गया ये। इसका केसी दे रहे हैं ये 10⁻129, ये गिवन है दोनों। तो आपसे कह रहा है इसका केसी बताओ कितना होगा। इसका केसी निकाल के दिखाओ, ये दोनों गिवन। तो अभी मैंने बताया था, सॉल्व करेंगे इसे। दिमाग लगाइए स्टिल करके, कुछ नहीं करना है। अगर केसी दिए हो किसी के और नया केसी निकालना हो, तो पहले सबका केसी अलग अलग करके लिख लो, बताओ इसका केसी क्या होगा। और सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है ना। सबसे सरल तरीका ये होता है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि अगर आपको ये जो चीज निकालनी है, वो क्या इनके ऐड करने से आ रही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये चीज आ रही है, सोचिए। नहीं आ रही है भाई। ऐड करूंगा तो इधर 3s आएगा, कहां आ रहा है 3s। अगर ऐड करने से ये आ जाता तो इसका केसी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इनको ऐड करके ये नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले अलग अलग केसी लिखेंगे। इसको 1 मान लो, इसको 2। तो केसी 1 कैसे लिखेंगे बताइए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, सॉलिड को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख लो आप। KC2 कैसे लिखेंगे आप बताइए इसका। तो आप कहेंगे ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। इसको तो लूंगा नहीं, सॉलिड है। और जो केसी निकालना है उसको भी लिख लो। कैसे निकालोगे बताइए। तो आप कहेंगे साहब ऐसे निकालेंगे। केसी तो लिखना सीख गए आप। अब इन दोनों से ये कैसे निकालेंगे सोचिए। इसमें SO3 का स्क्वायर ऊपर आ रहा है, इसमें भी SO3 का स्क्वायर ऊपर आ रहा है। तो इसको तो एज इट इज लिख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि आपको ऊपर लाना है, स्क्वायर आ रहा है ऊपर। इसमें SO2 का स्क्वायर नीचे आ रहा है, O2 को रहने दो, अपने आप आ जाएगा। SO2 का स्क्वायर नीचे आ रहा है,
इसमें SO2 देखो कहाँ है, केवल इसमें है और वो भी ऊपर है। मुझे लाना है नीचे स्क्वायर, तो क्या मैं इसे पलट दूं, ये नीचे आ जाएगा। और मुझे चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं। तो बताओ SO2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, करके देख लो आप। देखो आपने इसमें, इसको हम बाय ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें ये कहां लाना है, ये देखते रहो। जो लाना है कहां लाना है, SO3 का स्क्वायर ऊपर, और मेरे पास इन दोनों इक्वेशन में यहां है ऊपर, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सोचो ये कहां लाना है, स्क्वायर नीचे, पर मेरे पास इस इक्वेशन में कहां था, ये ऊपर था, तो मैंने इसको 1 कर दिया। और फिर इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इसको पलट दिया ना, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, इनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉल्व करके देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला देखो, एक SO2 का स्क्वायर, ये O2 का क्यूब है, एक O2 बचेगा, तो ये स्क्वायर अपॉन ये, यही तो लाना है आपको, ये आंसर हो गया। तो अब आप सॉल्व कर लो, बताओ Kc2 कितना था, 10 टू द पावर इतना, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 104। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर समझा देता हूं एक बार, ये दो इक्वेशन गिवन है, ये निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप होता है इनको ऐड करिए और देखो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐड करूंगा तो भाई ये भी तो ऐड हो जाएगा। 3s कहां है, 3s इसमें, तो अगर ऐड करने पे ये आ रहा है तो इसका Kc इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता, अभी मैंने पिछला सवाल बताया था। लेकिन अगर ये ऐड करने पे नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इसका Kc लिख लो, ये लिख लिया, इसका भी Kc लिख लो, ये लिख लिया, और इसको जो निकालना है इसका भी Kc लिख लो, और इसे देखते रहो बस, जो लाना है। इसमें SO3 का स्क्वायर ऊपर लाना है, तुम्हारे पास भी SO3 का स्क्वायर ऊपर ही है, तो इसको तो एज इट इज लिख लो, लिख लिए। इसका क्या करूं जिससे SO2 का स्क्वायर नीचे आ जाए, तो इसमें SO2 मेरे पास क्या था, सोची ऐसा था, पहले सोचो, मेरे पास SO2 जो था वो ऐसा था, क्या था बताएं, ये क्या था, ये अपॉन, इसको तो लूंगा नहीं ये। अब मुझे SO2 का स्क्वायर नीचे लाना है, तो ये तो ऊपर है, तो पहले तो इसको पलटो, ऊपर आ जाएगा। दूसरा इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, बस। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? देखिए और क्वेश्चन देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे स्टिल कर करके उतनी मास्टरी हो जाएगी आपकी। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिया मैंने, ये मुझे गिवन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ऑल आर गैसेस, ये दिया है K1। दूसरा दिया है 6AB, इससे बन रहा है 3A2 प्लस 3B2, ये दिया है K2। तो कह रहा बताओ रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 कितना होगा, ये पूछ रहा है मुझसे। तो आप क्या करेंगे, इसका K1 और K2 बताओ, K1 कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। K2 कैसे लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख लेंगे। कोई शक?
तो K1 और K2 मैंने लिख लिए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब आप इन दोनों में रिलेशन तभी निकाल पाएंगे, समझे, अगर ये दोनों कट जाएं तभी तो रिलेशन आएगा। तो आप नेकेड आई से देखो क्या करूं जिससे डिवाइड करने पर ये कट जाएं, कैसे कटेंगे। इसमें ए बी का स्क्वायर ऊपर आ रहा है, इसमें ए बी नीचे है, उसमें ए बी ऊपर है, तो कोई भी एक इक्वेशन को पलट दो। मान लो मैंने इसे पलट दिया, ऐसे कर दिया, तो बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले सोचिए। मुझे काटना है दोनों को, तभी इन दोनों में रिलेशन आएगा। तो मैंने क्या करा साहब, इस इक्वेशन को पलट दिया दोनों तरफ। क्यों? इसमें ए बी नीचे है, उसमें ए बी ऊपर है, तो इस इक्वेशन को पलट दिया। अब इसको पलट दिया, हटा दो इसे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, पलट दिया। अब आप सोचिए क्या करूं कि डिवाइड करने पे ये कट जाए। इसमें ए की पावर 6 है, इसमें ए बी की पावर स्क्वायर है, तो क्या दोनों तरफ मैं क्यूब कर दूं? तो जैसे ही क्यूब करूंगा बताइए ये आएगा नहीं आएगा? दोनों तरफ क्यूब कर दिया, अब डिवाइड कर दो, कट गया। तो आपका रिलेशन ये आ गया, K2 इक्वल टू 1/, बस कुछ नहीं है। जो दो दिए हुए हैं उनकी पहले केसी लिख लो, अगर उनमें रिलेशन निकालना है तो इधर वाली चीज कटनी चाहिए, बस काट दो। आ रहा है समझ में? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, इजी है। ये कह रहा है हम आपको ये दे रहे हैं, इसका केसी गिवन है, मान लो 4 गिवन है, तो कह रहा है अगर ये रिएक्शन ये होता, बताओ इसका केसी कितना होगा, बताइए। बहुत हल्का क्वेश्चन। हो गया? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे इसका केसी गिवन है और इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। केसी कैसे लिखेंगे इसका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जिसको निकालना है उसका भी केसी लिख लो। कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पहले दोनों का केसी लिखना आना चाहिए। इसका केसी दिया है, इसका निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो आप बताओ क्या करूं कि डिवाइड करने पे इधर कट जाए, तभी तो रिलेशन आएगा। तो देखो इसमें SO3 डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर में, तो किसी भी एक इक्वेशन को आपको रिवर्स करना है। तो मैंने मान लो इसको रिवर्स कर दिया, मान लो ये लो, तो ये हो जाएगा 1/KC, और क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवर्स करते ही। अब आप बताइए, देखो SO3 इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, लेकिन ये कटेगा कब, इसमें SO3 स्क्वायर है, इसमें तो नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये लो कर दिया स्क्वायर। अब डिवाइड करने पे ये कट गया, ये रिलेशन आ गया। बस बहुत आसान सवाल हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहे हैं। अब केसी की वैल्यू 4 रख दो तो 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये स्टाइकोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए
और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जिससे सब बच्चों को इसका लाभ मिले, है ना। देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, केमिकल इक्विलिब्रियम 2, जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतने क्वेश्चन बनेंगे इस वाले चैप्टर में से कि विश्वास मानिए 11th क्लास और कंपटीशन, नीट हो चाहे जेई हो, हर बार इस वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको जरा ढंग से देखें, है ना, और ढंग से समझें एक एक करके। तो पहले तो हम आपको चीज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है जर्नल स्टडी। देखिए, जो एचाइन होता है और जो पीएच होता है, पीएच जो लिखा है इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको डिस्कवर करा था सोरेनसन ने, ये साइंटिस्ट का नाम है। पीएच क्या है अभी समझाएंगे। पीएच इज अ स्केल विच मेजर द एसिडिटी और एल्किनिटी ऑफ द रिएक्शन। पीएच से आप ये बता सकते हैं कि कौन आपको जो कंपाउंड दिया है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ये स्केल जो सब बातें बताता है वो कहलाता है पीएच स्केल, है ना। तो इधर देखिए, इन दोनों में रिलेशन ये होता है। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे आप, इधर भी लॉग ले लिए और इधर भी लॉग ले लिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जो पावर में होता है कहां आ जाता है, आगे, और log 10 पीछे रह गया। समझ में आ रहा है यहां तक। आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी जगह 1 रख दिया और माइनस साइन उधर ले गए। ये आ गया पीएच में और एचाइन में रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिए। देखो, आप ये बात जानते हो भाई, लॉग की प्रॉपर्टी है जो आगे लिखा रहता है वो कहां चला जाता है, पावर में, या पावर वाली चीज कहां आ जाती है, आगे। तो माइनस साइन को पावर में ले जाओ और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, H इनवर्स को 1/H। तो बताइए एचाइन का पीएच से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। और हम जानते हैं, आपने किसी कंपाउंड को पानी में डाल दिया तो जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एचाइंस लूज करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नंबर ऑफ एचाइंस क्या होती हैं, एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जिसका पीएच कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं कि ABCD 4 सॉल्यूशन है, उनकी पीएच ये दी हुई है, तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो जितनी पीएच कम होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सिंपल बात है, लिख लीजिएगा। तो अब आप ये समझ लो, P जो होता है उसका मतलब होता है -log-10। P का मतलब ये होता है। अब आपसे कोई कहे पीएच क्या है, पीओएच क्या है, पीके क्या है, पीकेवी क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, पीकेएच क्या है, ये सब टर्म यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पी का मतलब ये लिख लेना है सिमेट्री से। पी का मतलब ये लिख लेना है।
अब जो आगे लिखा है वो लिखते जाइए। इसमें क्या है H, तो लिख लो। इसमें क्या है OH, इसमें क्या है K, तो K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बी मतलब बेस। Kw आप पढ़ोगे, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर, या इसका एक और नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। और KH क्या है, ये लिखा है KH, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो इनका मतलब समझ लीजिए, बाद में यूज होगा ये। तो अब कोई पूछे pKa क्या है, तो आप कहेंगे P का मतलब तो ये है, Ka का मतलब K, ये Kb है, ये Kw है, ये KH है। तो P का मतलब ध्यान रखिए, उसके आगे जो भी लिखे लिखते चले जाओ। लिख लो। लिख लिया, चलिए अब देखिए आगे, है ना, इस चीज को समझिए। अब ये बताइए, ये तुम्हारे पास वाटर लिखा है, इसको ब्रेक कर दीजिए। बताइए दुनिया के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां ले जाइए। बस इसी के मल्टीप्लाई को KW कहा जाता है। KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर। ये देख रहे हो, ये किसके आयंस हैं? वाटर के। इनके आयंस का प्रोडक्ट जो है उसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो आपने डाटा से देखा कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू इतनी होती, डाटा से निकाला है, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था कि ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस वैल्यू को जो रूम टेम्परेचर पर है, ये वैल्यू, इसको यहां पुट कर दो। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपके लिए लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक आपको वीडियो भेज दिया है ना। आप चले जाइएगा YouTube में विस्सर शॉर्टकट की के नाम से, और उसमें जैसे ही आप लॉग एंटी लॉग डालेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेटा दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा। तो ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लिया है। अब बताइए लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर कहां आ जाती है? आगे। और लॉग 10 होता है 1। लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, इस माइनस साइन को उधर ले जाइए, माइनस साइन को। तो बताइए माइनस लॉग h क्या होता है? pH। और माइनस लॉग OH क्या होता है? अभी बताया था POH। इक्वल टू क्या है? 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रख लेना। तो इसका 2-3 लाइन का प्रूव है, ढंग से देख लीजिएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो ये कि भाई इतने से इतना टेम्परेचर हुआ तो KW की वैल्यू इतनी हो गई, डाटा से निकाला गया है। तो मालूम पड़ा रहा ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए।
और दूसरा ये रिलेशन बहुत ही कीमती है। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा हूं पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है हमें मालूम पड़ जाता है कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। अगर पीएच इसके बीच में आ रही है लेस देन 7 तो एसिडिक, अगर एग्जैक्ट 7 आ जाए तो न्यूट्रल, और अगर इससे आगे चली जाए तो कहलाता है बेसिक। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे, लिख लें। देखिए, जब आपकी ये समझ में आ गया है तो देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये लिखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होती हैं जो 100% आयोनाइज हो जाएं, और जो पार्शली है ना आयोनाइज्ड हो वो कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जैसे कोई कहे हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसमें कार्बन आ रहा है, फॉर्मिक एसिड कार्बन आ रहा है, तो ध्यान रखिए जिसके अंदर भी कार्बन आ जाएगा, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन आ जाए, वो सारे वीक एसिड होते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, हम वीक की बात कर रहे हैं, सॉरी, इधर लिख देते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, इधर स्ट्रॉन्ग लिख देता हूं। तो समझ में आ गया वीक एसिड कौन होते हैं। और वीक बेस में एक आध याद कर लीजिए, ये क्या है, वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग पे जाएं तो आपको मालूम ही है इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती हैं। ऐसी बेस में एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। कैसे, देखिए, पहला क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि ये एक सॉल्ट दिया है, ये एक सॉल्ट दिया है ना। ऐसे पेपर में क्वेश्चन बना दिए, ऐसे बना दिए। आपको बताना है ये जो सॉल्ट है इनकी पीएच 7 से कम होगी, ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना है, इसमें वाटर मिला देना है, वाटर मिला देना है, ऐसे वाटर मिला दीजिए। बताइए ये क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप बताइए मोहल्ले में किसकी चलती है, जो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग चीज क्या है इसमें, बेस, ये तो वीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, मतलब pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें देखो ये वीक है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक, ये भी वीक। अगर दोनों सेम हो जाए, वीक वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो समझ लेना सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इसकी pH 7 के इक्वल हो जाएगी, न्यूट्रल है। ये कैसा है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग है नेचर वैसा ही हो जाएगा, तो इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा, लेस देन 7।
इसमें वाटर मिलाइए। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो बेसिक सॉल्यूशन है 7 से ज्यादा हो जाएगी पीएच। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है थ्योरी वाला, है ना, एसिडिक है, बेसिक है, पीएच पूछ ली उसने, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, यहां हेडिंग डाल दो, पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पीएच निकालने का मेथड अलग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की पीएच निकालने का तरीका अलग है। तो पहले स्ट्रॉन्ग पे चर्चा करेंगे। तो इसका रेडीमेड फार्मूला है, लिख लीजिए, -log n इंटू सी। n इसमें नंबर ऑफ एचाइन है और c जो है वो मोलरिटी या कंसंट्रेशन है ना। ये लगता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। तो सिमेट्री से बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो पीएच की जगह ये आ जाता, इसमें n हो जाता नंबर ऑफ OH आइंस और C तो मोलरिटी है ही। ये लगता है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। जैसे क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको कि 10⁻³ H2SO4 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी पीएच निकालो, तो बताइए क्या करेंगे? ये टूट कर कितने एचाइन देगा? 2, और मोलरिटी गिवन है, ये पीएच आ गई। सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट में आ जाओ, इसको m मान लो, इसको n, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ। ये बताओ लॉग की प्रॉपर्टी है, ये पावर कहां आ जाती है? आगे, तो -3 और बाहर से माइनस आ रहा है, +3 हो गया। log 10 तो 1 होता। तो आपको log 2 की वैल्यू पेपर में देगा नहीं, याद रखनी है। ये आंसर आ गया। याद रखिए, log 2, log 3 और log 10 तो आप जानते हैं, इसकी वैल्यू देगा नहीं, याद रखिए। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इतने m NaOH की पीएच निकालिएगा। तो क्या करना है? बेस है तो POH निकलेगा पहले। बताओ, ये ब्रेक होगा तो कितने OH रिलीज करेगा? 1। तो N की जगह नंबर ऑफ OH आइंस और मोलरिटी गिवन है। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर आगे आ जाती है, माइनस है, -4 आगे से आ गई, ये हो गया। तो ये POH आया है, निकालना क्या है? पीएच। तो आपको बताया था ये रिलेशन, यहां रख दो 4, तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। और आना भी चाहिए भाई, बेस है तो 7 से ग्रेटर आना चाहिए। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो ये आपने समझ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके लिए रेडीमेड फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो पेपर में कोई कहे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप इसकी पीएच बताओ। तो अब एसिड है और टूटकर कितने एचाइन देगा? ये 3, तो यहां 3 रख दो बस। और कंसंट्रेशन गिवन, पीएच आ जाएगी, सॉल्व कर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और अगर आपको चकमा दे दे कि मान लो इसी क्वेश्चन में कोई कह दे ये लिखा हुआ है, अब आपको मालूम ही ये कैसा एसिड है ना, फिगर बना के देख लीजिएगा, आपको सिखाया हुआ है। तो मालूम है ये मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि O के संग जो H होता है वही रिलीज होता है वाटर में डालने पर, ये थोड़ी होंगे।
तो ये मोनोबेसिक है, ध्यान रखिएगा, टूटकर एक एचाइन देता है मोनोबेसिक एसिड। तो आप इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 1। ये ध्यान रखना, यहां गड़बड़ हो जाती है। देखने में लग रहा है ये 3 एचाइन देगा, पर ये मोनोबेसिक एसिड है, टूटकर एक एचाइन देता है। H3PO3 डाई बेसिक है, 2 देता है, ध्यान होगा आपको। चलिए, अब आपको थोड़े से खतरनाक सवाल से आपकी मुलाकात करवा देती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर इतने HCl। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, जेई में भी और स्कूल में भी हर बार आता है ये क्वेश्चन। क्यों? देखिए, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। बताइए, ये ब्रेक होगा तो कितने एचाइन लूज करेगा 1, और C क्या है, मोलरिटी। तो -8 आगे आएगा, +8 हो जाएगा। अब आप बताइए, एसिड की pH 7 से ग्रेटर आ सकती है? नहीं, <7 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए, आंसर देख लिया करो। एसिड है तो pH 7 से कम आनी चाहिए, ज्यादा आ रही है तो इनमें क्या करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज कर देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो लेवल में आ जाएगी pH। देखो कैसे। तो इसका जो सेकंड स्टेप है, ये तो लिख दो, ये एडमिसिबल है, होगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे, HCl को ब्रेक करिए और इसमें वाटर डाल दीजिएगा। तुम्हें मालूम है वाटर की pH 7 होती है, वाटर न्यूट्रल है। तो आपको पढ़ाया गया था, आज की शुरुआत यहां से हुई थी। वाटर की pH होती है 7, न्यूट्रल है, तो एचाइन आ गया जी। और वाटर न्यूट्रल है क्योंकि उसमें H और OH सेम होता है। तो वाटर का एचाइन और OH तो मुझे मालूम है, ये रहा। और HCl का दिया हुआ है 10 टू द पावर -8। इसका देखो, इसके आगे 1 है, ये भी 1 है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरा पूरा ब्रेक हो जाए। ये 1 है तो ये भी 1 है, पर ये तो दे रखा है 10 टू द पावर -8, तो ये भी इतना ही होगा। ये समझ में आ रहा है? ये इतना गिवन है, इसके आगे 1 है तो ये भी 1 है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो ये इतना दिया हुआ है तो ये भी इतने इतने होंगे। और इसकी वैल्यू मुझे वाटर की मालूम ही है। अब ये बताओ, इसमें जब इसे मिलाऊंगा वाटर को, तो टोटल एचाइन, इसको कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। टोटल आइन कितने हो गए बताइए? तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो बताइए, क्या मैं इसको 10 टू द पावर -7 को ऐसे लिख लूं? तो ये हो जाएगा इतना। ये टोटल एचाइन आ गए। बस अब खत्म क्वेश्चन। पीएच क्या होता है बोलिए? -log एचाइन। ये जो एचाइन की वैल्यू आई है टोटल, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो जैसे मैंने बताया हुआ है, m × n मान के। log 11, log 10 तो 1 होता है, तो log 11 होगा 1 पॉइंट समथिंग, 8 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा अप्रोक्स में। तो बताइए, 7 से कम pH आ गई नहीं आ गई? फिर समझ लो। देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले देखो ये एसिड है तो अपने दिमाग में सोच लो एसिड की pH 7 से कम होती है, आपको मालूम है pH स्केल में। तो आपने इस फार्मूला जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये लगा दिया, ये टूटने पे एचाइन देगा 1, n मतलब नंबर ऑफ एचाइंस, और C कंसंट्रेशन गिवन है। तो सॉल्व करने पे आंसर 8 आ गया, जो आ नहीं सकता है। एसिड का 7 से कम आना चाहिए, तो आप लिख दो ये एडमिसेबल है, हो नहीं सकता है। फिर क्या करेंगे, इसमें वाटर मिला दो। तो इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूटकर इसके आगे 1 है तो इसके आगे भी 1 है, तो मतलब वैल्यू सेम आएगी।
और वाटर में मालूम है आपको ये रिलेशन, वाटर की pH 7 होती है, स्ट्रॉन्ग वो है, न्यूट्रल है, तो यहां 7 रख दो। तो वाटर के केस में जितने एच आइन होंगे उतने ही OH होंगे, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, ये दोनों सेम है। इनकी वैल्यू ये रख दी। अब ये बताओ टोटल एच आइन कितने हो गए इसको मिलाने से, इनको ऐड कर दो, टोटल एच आइन आ गए, फार्मूले में रख दो यहां एच आइन, pH आ जाएगी। तो स्टेप समझो सारे के सारे। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आप करो। मान लो ये क्वेश्चन ये नहीं है, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है, ये लिखा हुआ है। मान लो ये लिखा है इसकी pH निकालो, तो कर लो। तो बताइए पहला स्टेप क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका रेडीमेड फार्मूला आपको बता रखा है ये वाला। अब आप इसकी जगह पर तोड़ के नंबर ऑफ OH कितने हैं 1, कंसंट्रेशन कितनी है ये रही, तो बताओ 7 आ गया। और हम जानते हैं pH प्लस POH होता है 14, तो POH रखोगे तो pH क्या आ गई 7, ये हो नहीं सकती क्योंकि बेस की pH 7 से ग्रेटर होती है, ये तो 7 आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, गलत हो गया, तो पानी मिलाना पड़ेगा। कैसे, बिल्कुल वही तरीका है जो अभी अपनाया था, तोड़िए इसे, वाटर मिला दीजिए। बताइए NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो इसकी वैल्यू दी है 10 टू द पावर -7, तो इसकी भी इतनी हो जाएगी। और वाटर की वैल्यू कभी देगा नहीं, आपको याद रखना है, न्यूट्रल है तो इतनी सेम होगी। तो बताओ अब टोटल OH कितने हो गए, इनमें तो कॉमन आयन हो नहीं रहा, सेम आयन नहीं, ये भी OH है ये भी OH है, तो टोटल OH आयंस कितने हो गए सोचिए, दोनों ऐड कर दो, बताइए ये आ गए टोटल OH। और जैसे ही OH आ जाए POH निकाल लिया करो, रख दो इसकी वैल्यू, वही M इंटू N करके ये आ जाए। ये POH आ गई, निकालनी हमें क्या है pH, 14 में से माइनस कर दो, ये आ गया आंसर। अब सोचिए बेस था तो इसकी pH 7 से ग्रेटर आनी चाहिए थी, आ गई, देख लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट की बता रहा हूं, जरा देखें ढंग से। शॉर्टकट की ये है कि अगर मान लो पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और आप ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं, तो अगर आप वहां पर ट्रिक नहीं लगाओगे तो इस सवाल में समस्या आ जाएगी, बहुत समय लगेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो हवा में ही दिखाई दे रहा है कि इसकी pH 7 आ जाएगी, गड़बड़ हो रही है, वाटर मिलाना पड़ेगा, तो बेस की pH क्या आनी चाहिए 7 से ज्यादा। तो ध्यान रखना ये जो लिखा है 7, 8, 9, तो इसका आंसर अगर बेस है तो 7 से और 8 के बीच में आंसर आएगा, 7 से थोड़ा ज्यादा। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, इसमें वाटर मिलाना पड़ेगा और बेस है तो 7 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, इसकी pH ये आ जाएगी इसके बीच में। और अगर मान लो मैं पेपर में कोई ऐसा सवाल दे दूं या ऐसा क्वेश्चन दे दूं, अब आप इसकी pH चेक कर लो, ये आ रही है ग्रेटर देन 7, सॉल्व करके देख लो, अभी करा था मैंने, तो मुझे इसमें वाटर मिलाना पड़ेगा, तो एसिड की pH कहां आनी चाहिए 7 से कम, तो इसका आंसर आएगा 6 और 7 के बीच में।
मतलब एसिड है वाटर मिलाया तो इसके बीच में, बेस है वाटर मिलाया तो आंसर इसके बीच में। बस ये है ट्रिक, आपको याद रखनी है। जैसे कोई पूछ ले इसकी पीएच या इसकी क्या होगी, तो आप कहोगे 6 और 7 के बीच में। इसकी पीएच क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी पीएच आएगी 7 और 8 के बीच में। ये शॉर्टकट की। लेकिन हां, अगर पेपर में ऑप्शन आपको ऐसे ही दे दे सारे, इसके ऑप्शन दे दे 7.1, 7.2, 7.3, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे आपसे इसकी पीएच क्या होगी और ऑप्शन दे दे ये ऐसे दे दे, तो आप समझ लेना ये बेस है ना। बेस है तो तुरंत इसका पीओएच का फार्मूला लगाना, फर्स्ट स्टेप, N इंटू सी, -7 आगे आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी ये 7 आ गया। पीओएच 7 है तो 14 में से माइनस कर दो, पीएच भी 7 है। तो क्या इसकी पीएच 7 हो सकती है? नहीं, वो तो न्यूट्रल की होती है। ये बेस है, ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में वाटर मिलाना पड़ता है, तब आपके दिमाग में तुरंत फंड आ जाएगा। बेस है और वाटर मिलाया है तो 7 और 8 के बीच में आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। और अगर इसी में एसिड होता यहां पर और वाटर मिलाना पड़ता तो आंसर 6 और 7 के बीच में आ जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन ये दे दिया जाए, मान लो कि इसकी पीएच निकालो, तो आप बेस देखते ही, स्ट्रॉन्ग बेस देखते ही आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा। ये फार्मूला तो ये लिखा है, हाथ तेज चलने चाहिए। तो टूटकर कितने OH दे रहा है ये, तो ये आ जाएगा 8 POH, और पीएच में 14 में से माइनस कर दो। तो सोचो बेस की पीएच 7 से कम हो सकती है? नहीं। तो वाटर मिलाओगे। अब वाटर मिलाने का मतलब है बेस में आंसर 7 और 8 के बीच में आ जाएगा। बस ये ध्यान रख लो, अगर पूरा सॉल्व नहीं करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और अगर मान लो पेपर में कोई आपसे ये कह दे कि साहब ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच निकालो, तो एसिड की पीएच का रेडीमेड फार्मूला क्या है, आपको सिखाया गया है, ये होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जल्दी से नंबर ऑफ एचाइंस रख देंगे, और ये आ गया 7। तो बताओ क्या पीएच 7 एसिड की हो सकती है? नहीं, न्यूट्रल की होती है। तो क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। तो वाटर मिलाएंगे तो एसिड है तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 से कम। तो 6 से 7 के बीच में आंसर आ जाएगा। तो ये वाटर मिलाने वाला जो फंडा है, इसको डायरेक्ट याद रख लो, ऑब्जेक्टिव सवाल में काम आएगा बहुत। तो यहां तक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पीएच सीख ली और जर्नल स्टडी सीख ली है। अब हम अपने सेकंड लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की पीएच कैसे निकालते हैं, किसी मिक्सचर की पीएच कैसे निकालते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेक्चर नंबर 1 आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसको 2-3 बार पढ़ें और नोट्स बनाएं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर अच्छा समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा।